मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करना है, आपको बुक में हर एक चीज दी गई है। सर क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? स्टार्ट कर रहे हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन। सर डिविडेंड मतलब मैं क्या इसको ये बोल दूं, शेयर इन प्रॉफिट? और इक्वलाइजेशन का मतलब क्या मैं बोल दूं, इक्वल? यस। गाइस प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इसको भगाना चाहूँ, मैं इसको आधे घंटे में विथ क्वेश्चन खत्म कर सकता हूँ, बट ये क्या है ना, ये टॉपिक स्टार्टिंग में लगने के लिए बहुत इजी है, कंसेप्चुअली इतना इजी है, इतना प्रैक्टिकल है ना, मजा आता है ये पढ़ने में, आप खुद रियल लाइफ में इमेजिन कर सकते हो। मैं अगर कंसेप्ट नोट से पढ़ा दूं ना, सब कुछ कंसेप्ट नोट में कवर है, कुछ कंसेप्ट नोट्स में कवर है, सब कुछ कंसेप्ट नोट्स में कवर है, बट यहाँ पे मैं आपको एक्चुअल में विजुअलाइज करके बता रहा हूँ, तो आप जिंदगी में कभी कोई चीज नहीं भूलोगे। ठीक है सर, जस्ट भरोसा रखो, आपको ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इजी जाने वाला है, टेंशन मत लो। यस, वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक डिफिकल्ट टॉपिक है म्यूचुअल फंड का, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। सर मुझे एक बात बताओ, कल हमने एक चीज एक्सेप्ट की थी क्या नहीं थी? कौन सी चीज एक्सेप्ट की थी? कि मेरा इशू प्राइस और मेरा, हाँ सर, इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस अलग हो सकते हैं, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया था। यस। किससे अलग हो सकता है? मेरे एनएवी से अलग हो सकता है। तो इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस, एनएवी, एनएवी। सर क्यों अलग से हो सकता है? क्योंकि इशू प्राइस में क्या लगता है? इशू प्राइस में लगता है सर एंट्री लोड, प्लस होता है एंट्री लोड। मतलब क्या? कि मुझे इश्यू करते टाइम एक कुछ अमाउंट देनी पड़ी, और एंट्री लोड क्या है? चार्ज है। ये भी मेरे जेब से गया, चार्जेस भी मेरे जेब से गए। इमेजिन करो, यहां पे मैं एनएवी कितना दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं फॉर एग्जांपल 11 रुपए, 11 रुपए मेरे जेब से जा रहे हैं। चार्जेस क्या है? चार्जेस भी मेरा खर्चा है, चार्जेस फॉर एग्जांपल से 1 रुपया है, तो 11 और 1 दोनों चीज मेरे जेब से गई, मतलब मेरे जेब से कितने गए? नेट 12 रुपए गए, इसीलिए हम लोग एंट्री लोड ऐड करते हैं। सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो? क्योंकि आगे जाके ना 100% कंफ्यूज होते हैं लोग यहाँ पे। ठीक है सर, एनएवी, एनएवी क्या है सर? फॉर एग्जांपल से यहाँ पे 11 है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? रिडम कर रहा हूँ, रिडीम कर रहा हूँ, मतलब मुझे कैश आ रही है और उसके बदले मुझे कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? लेस करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? लेस करते हैं एग्जिट लोड। सर एग्जिट लोड हम यहाँ पे क्या करते हैं? लेस करते हैं। एग्जिट लोड हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। एग्जिट लोड हम पे यहाँ पे लेस करते हैं। यस। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं कोई भी टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी लेक्चर को अननेसेसरी खींच नहीं रहा हूँ। यस। कोई तो उसके पीछे रीजन रहेगा कि मैं इतने सिंपल टॉपिक को भी कल एक्सप्लेन करने के बाद वापस से इतने स्लोली आज पढ़ा रहा हूँ। यस सर। चलो बताओ मुझे, 1 रुपया तो मुझे नेट कितने मुझे मिले? मुझे नेट मिले 10 रुपए। चलो अब मुझे एक बात बताओ, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था सर? इन्होंने बॉन्ड्स के टाइम क्या किया था, एग्ज क्लास में ध्यान दिया था, डर्टी प्राइस, क्लीन प्राइस। हाँ सर याद आया। सर क्या याद आया हमको? कि डर्टी प्राइस मतलब क्या, हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट एक्रू करते हैं। कौन सा टाइप इंटरेस्ट एक्रू करते हैं? फॉर द पीरियड। अगर किसी ने 1 जनवरी को शेयर खरीदा था, सर दिखाई दो ना सर, इतना डिटेल में बता ही रहे हो तो दिखाई दो हमको कंसेप्ट बुक में। यस चलो दिखा ही देते हैं सर। यस आ गए। सर सर क्या था सर ये कंसेप्ट? सर फुल प्राइस और डर्टी प्राइस मतलब क्या? कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वैल्यू ऑफ बॉन्ड। सर 10 बार रिपीट क्यों कर रहे हो? समझेगा, 2 मिनट दे दो मेरे को। वैल्यू ऑफ बॉन्ड, उसमें क्या किया? इंटरेस्ट फॉर द पीरियड जो एक्यूमुलेटेड था उसको ऐड किया। अच्छा। सर कौन सा इंटरेस्ट? जो बॉन्ड हमको
पे करने वाली थी, जो बॉन्ड हमको पे करने वाली थी, वो इंटरेस्ट क्या किया हमने, एक्यूमुलेट किया। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट किसको मिलता है, इंटरेस्ट उसी को मिलता है जो बॉन्ड होल्डर होता है। अगर मैंने 10 महीने के लिए बॉन्ड होल्ड किया, 10 महीने बाद बेचा, किसी दूसरे पर्सन ने 2 महीने के लिए होल्ड किया, तो क्या बॉन्ड वाली कंपनी, जो जिस कंपनी बॉन्ड इशू किया है, वो मुझे 10 महीने का इंटरेस्ट देगी और इसको 2 महीने का इंटरेस्ट देगी? ऐसा करेगी क्या? ना मुन्ना ना। वो क्या करेगी, वो पूरा का पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट इसी पर्सन को देगी जो जिस टाइम पे बॉन्ड को होल्ड कर रहा है। यस। तो मुझे एक बात बताओ, इसके वजह से इसने क्या किया, इसने 10 महीने का इंटरेस्ट सेलर से, मतलब जिसको ये बेच रहा था, मतलब इसने जिसको सेल किया, मतलब ये बायर है, जो इससे क्या किया, कलेक्ट कर लिया। इससे क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो वो बोला अब तू 12 महीने का खरीद ले, तुझे क्या हो जाएगा, 12 महीना मतलब जो 10 महीने का जो तूने मुझे पे किया वो भी तुझे रिकवर हो जाएगा, और 2 महीने का तेरा जो हिस्सा है वो भी तुझे मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यही कंसेप्ट था। तो मैं काम करता हूं, इसको मैं वहां पे लेके जाऊं क्या सर? यस सर। सर मैं वहां से यहाँ लेके आया। सर बॉन्ड है ना, बॉन्ड, हाँ ठीक है ना, बॉन्ड है। मैं क्या यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, सर मुझे आप क्या करना है, म्यूचुअल फंड के केस में करना है। तो क्या मैं यहाँ लिख दूं, इशू प्राइस, लिख दो सर, लिख दो। सर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, सर म्यूचुअल फंड की वैल्यू क्या होती है? अबे एनएवी होती है ना, सोचने का क्या है इसमें? हाँ सर एनएवी होती है, एनएवी होती है, एनएवी। अच्छा। सर म्यूचुअल फंड में एनएवी होती है, म्यूचुअल फंड से हमको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिलता है। सर कहाँ बोला है हमने म्यूचुअल फंड से हमको डिविडेंड मिलता है? सर म्यूचुअल फंड से हमको डिविडेंड मिलता है क्या? हाँ सर, हाँ 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 सर, याद आया सर, याद आया। म्यूचुअल फंड से हमको डिविडेंड मिलता है, म्यूचुअल फंड से हमको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। म्यूचुअल फंड से हमको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। म्यूचुअल फंड से क्या मिलता है हमको, डिविडेंड मिलता है। अब लिंक जुड़ रही है क्या? मैं इतने बार क्यों रिपीट कर रहा था? यस चलो। सर म्यूचुअल फंड से हमको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो मुझे किसमें क्या ऐड करना पड़ेगा सर, डिविडेंड और ना 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 सर, गलत हुआ, गलत हुआ सर, डबल इफेक्ट हुआ, डबल इफेक्ट हुआ, डबल इफेक्ट हुआ। कैसे डबल इफेक्ट हुआ? सर एनएवी में तो हमने डिविडेंड को कंसीडर कर ही लिया था ना, एनएवी में हमने डिविडेंड का इस इफेक्ट को कंसीडर कर ही लिया था। आपने क्या बोला था, एनएवी मतलब क्या, एनएवी मतलब जो हमको टोटल रिसीव होने वाला है वो इंटरेस्ट, और जो हमको पे करना है वाला है वो, हम सबको कंसीडर करके एनएवी कैलकुलेट किया था। एनएवी हमने म्यूचुअल फंड की कैलकुलेट की थी ना। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इशू प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं सर, इशू प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं। इशू प्राइस किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, जो, हाँ जो खरीदना चाहता है उसके लिए इशू प्राइस कर रहे हैं। डिविडेंड, म्यूचुअल फंड कंपनी डिविडेंड पे करेगी ना। हाँ, ये एनएवी किसका है, म्यूचुअल फंड का है। म्यूचुअल फंड क्या करेगी आगे जाके, डिविडेंड पे करेगी। बात बताओ, एनएवी किसका है, एनएवी म्यूचुअल फंड का है। म्यूचुअल फंड आगे जाके डिविडेंड पे करेगी। रिपीट कर रहा हूं, एनएवी क्या है, एनएवी है म्यूचुअल फंड की करंट प्राइस, करंट प्राइस, करंट प्राइस, म्यूचुअल फंड की करंट प्राइस, या फिर म्यूचुअल फंड की वैल्यू है, वैल्यू है, वैल्यू है सर। म्यूचुअल फंड की क्या है, वैल्यू है। और वो क्या करेगी आगे जाके, डिविडेंड पे करेगी, आगे जाके डिविडेंड पे करेगी, आगे जाके डिविडेंड पे करेगी। तो मुझे क्या करना है, डिविडेंड फॉर द पीरियड ऐड करना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, बॉन्ड वैल्यू ऑन वैल्यूएशन डेट, ना 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 सर, बॉन्ड वैल्यू नहीं, हमको मिलेगा म्यूचुअल फंड की वैल्यू ऑन वैल्यूएशन डेट। हमको क्या मिलेगा, म्यूचुअल फंड की वैल्यू ऑन वैल्यूएशन डेट। जब ये किसके लिए है, अगर मैं म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता हूं, अगर मैं म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता हूं, अगर मैं म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता हूं। और यही जो चीज है, कौन सी चीज है सर, डिविडेंड फॉर द पीरियड, डिविडेंड फॉर द पीरियड, डिविडेंड फॉर द पीरियड को ही बोला जाता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन। डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डीई, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड इक्वल। सर मतलब क्या, यहाँ पे हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन को ऐड करेंगे क्या सर? यस। आप यहाँ पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन को क्या करोगे, यहाँ पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन को ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल से कोई 3 रुपए रहेगा, तो मेरा नेट इशू प्राइस क्या हो जाएगा सर, मेरा नेट इशू प्राइस हो जाएगा 15 रुपीज। सर शुरू से शुरुआत करते हैं, हमने क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिविडेंड इक्वलाइजेशन। डिविडेंड इक्वलाइजेशन मतलब क्या, हिस्सा, कि मैंने जितने पीरियड के लिए डिविडेंड है, सॉरी म्यूचुअल फंड को होल्ड किया है, उतने पीरियड का मुझे क्या मिलने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है। सर मतलब ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जो डिविडेंड पे करता है उसके लिए एप्लीकेबल है क्या? यस, ये उसके लिए एप्लीकेबल है जो डिविडेंड पे करता है।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर मैंने जितने टाइम के लिए डिविडेंड यानी म्यूचुअल फंड को होल्ड किया है उतने टाइम को मुझे डिविडेंड मिलना चाहिए। यस। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड की वैल्यू क्या होती है? म्यूचुअल फंड की वैल्यू होती है एनएवी। म्यूचुअल फंड की वैल्यू होती है एनएवी। म्यूचुअल फंड की वैल्यू होती है एनएवी। म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू होती है एनएवी। म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू होती है एनएवी। एनएवी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड पर यूनिट। यस। तो मुझे आज म्यूचुअल फंड से कोई यूनिट खरीदनी है, मुझे आज म्यूचुअल फंड से कोई यूनिट खरीदनी है, मुझे आज म्यूचुअल फंड से कोई यूनिट खरीदनी है। ओके सर, तो मुझे एक बात बताओ। एक है ये पर्सन, दूसरा है ये पर्सन। एक डाउट आपको अभी तक आना चाहिए था। सर ये कौन है बीच में? ये है एमएफ। सर म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। सर इसने म्यूचुअल फंड से यूनिट खरीदा था 1 जनवरी को। एक काम करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं ओपनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के ओपनिंग में ही खरीदा था इसने। तालियां बजाओ, म्यूचुअल फंड की जैसे ही ओपनिंग हो गई, रिबन कट गई, तो इसने क्या किया? म्यूचुअल फंड के ओपनिंग में ही खरीदा। सर ओपनिंग मतलब क्या? एनएफओ, न्यू फंड ऑफर में ही इसने क्या किया? खरीद लिया। सर ये म्यूचुअल फंड कौन सा है? ये डिविडेंड पे करने वाला म्यूचुअल फंड है। और इसने बोला कि मैं डिविडेंड कब पे करूंगा? इसने बोला मैं डिविडेंड पे करूंगा 30 दिसंबर को। इसने अनाउंस किया कि 30 दिसंबर को क्या होने वाला है? आपको डिविडेंड पे होने वाला है। तो इस पर्सन ने क्या सोचा कि आज क्या तारीख है? इसने क्या सोचा कि मैं पूरे साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं इन्वेस्ट करूंगा कब? मैं इन्वेस्ट करूंगा 29 दिसंबर को। और मैं पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या करूंगा? वसूल कर लूंगा, वसूल कर लूंगा, वसूल कर लूंगा। ये क्या बोलता है? म्यूचुअल फंड कब कितने पे मिलता है? म्यूचुअल फंड मिलता है सर एनएवी पे मिलता है। म्यूचुअल फंड एनएवी पे मिलता है। इसको ऐसा लग रहा था, बट ऐसा है क्या? ना मुन्ना ना। म्यूचुअल फंड क्या करेगा? म्यूचुअल फंड बोलेगा कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा? जितने पीरियड के लिए ये लोगों ने होल्ड किया है, जितने पीरियड के लिए लोगों ने होल्ड किया है, जितने पीरियड के लिए लोगों ने होल्ड किया है, क्या होल्ड किया है? म्यूचुअल फंड होल्ड किया है, तो उतना उनका जो हिस्सा बन रहा है वो हिस्सा आपको देना पड़ेगा। सर बट एक मुझे बात बताओ। यस। सर ये क्लोज एंडेड को एप्लीकेबल होने का क्या मतलब? मतलब ये क्लोज एंडेड को ही एप्लीकेबल होना चाहिए ना। सर अगर ऐसा आपको लग रहा है कि ये क्लोज एंडेड को एप्लीकेबल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसने होल्ड किया था, तो इसने इसको बेचा। अगर फॉर एग्जांपल से इस इंसान ने इसको बेचा 29 दिसंबर को, तो इसको मिलना चाहिए ना टोटल इंटरेस्ट, टोटल डिविडेंड फॉर द पीरियड, टोटल डिविडेंड फॉर द पीरियड। अगर ये डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से ट्रेडिंग करता तो फिर क्या संबंध आता उसका? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर अगर इसने ये यूनिट यहां पे बेची तो ही इसको डिविडेंड मिलेगा, तो नहीं है। मुझे एक बात बताओ, डिविडेंड किसको मिलता है? डिविडेंड टोटल क्या मिलता है? डिविडेंड टोटल 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 सारे के सारे यूनिट होल्डर्स में बंटता है। ओके। मतलब सर अगर इसने इस टाइम पे यूनिट्स खरीदे तो यहां पे क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल से इस टाइम पे यूनिट्स थे एक, पूरे साल में एक ही यूनिट था, और डिविडेंड कितना एक्यूमुलेट हुआ था? डिविडेंड का हिस्सा बन रहा था पूरे साल का, डिविडेंड का हिस्सा बन रहा था 50। अच्छा सर समझा। अगर ये एक ही यूनिट रहता, भले क्लोज एंडेड हो ओपन एंडेड हो, हमको क्लियर हो गया। यहां पे अगर इसने क्या किया, इससे खरीदा, तो भी ये बोलेगा भाई डिविडेंड का हिस्सा 50 है ना, तो मुझे 50 रुपए दे दे, मुझे 50 रुपए दे दे। इसका हिस्सा कितना था? इसका हिस्सा था 50 रुपए। हाँ हाँ हाँ। पर अगर 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 ये यहां से यूनिट्स परचेस करेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? यूनिट्स इशू करना पड़ेगा। अब पहले 2 यूनिट्स थे, पहले 1 यूनिट थे, अब कितने यूनिट हो गए? 2। तो क्या, तो क्या ये गलत नहीं हो जाएगा? ये गलत नहीं हो जाएगा कि इसने बेचारे ने पूरे साल होल्ड किया था, इसको मिल रहा था 50 रुपए। अब जस्ट बिकॉज एक दिन पहले, एक रात पहले सारा माहौल बदल गया, तो इसको 25 रुपए देना किस बात का सेंस है? 25 रुपए देना किस बात का सेंस है? कोई भी सेंस नहीं है सर, कोई भी सेंस नहीं है। इसीलिए 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 ये कंसेप्ट है डिविडेंड इक्विलाइजेशन का, जो क्या बोलता है भाई, जितना एग्जिस्टिंग 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 यूनिट होल्डर्स का हिस्सा बन रहा था, किसका हिस्सा बन रहा था? डिविडेंड का हिस्सा बन रहा था, डिविडेंड का हिस्सा बन रहा था, डिविडेंड का हिस्सा बन रहा था, डिविडेंड का शेयर बन रहा था। आपको अगर उनके लेवल पे आना है ना, आपको अगर उनके लेवल पे आना है, आपको अगर उनके लेवल पे आना है, तो आपको उतना शेयर लेके आना पड़ेगा, उतना शेयर लेके आना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, चलो
इस टाइम पे अगर इसने बिना कुछ लेके आया, बिना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आया, तो ये तो इंसान क्या करेगा, ये इंसान तो पूरा म्यूचुअल फंड कंपनी के बाहर धरने पे बैठ जाएगा, हाय हाय म्यूचुअल फंड कंपनी, हाय 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 वाला हाय नहीं, वो आंदोलन वाला हाय कि कंपनी फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। यस, बट ऑन द अदर केस अब इमेजिन करो, ये जब आया तब उसने एनएवी भी पे किया, और ये 50 रुपए का किस्सा था, इसका हिस्सा था ना, शेयर इन डिविडेंड इसका था ना, इसने और प्लस 50 रुपए भी दे दिए। ओके, तो अगर इसने यहाँ पे प्लस 50 रुपए भी दे दिए तो क्या हो जाएगा, टोटल जो प्रॉफिट था कंपनी का, तो ये क्या मैं बोल दूं 50 का 100 हो जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली 50 का 100 हो जाएगा। सर 100 कैसे हो जाएगा? डिविडेंड, ये डिविडेंड की है, जो एक्स्ट्रा 50 रुपए देगा ना, ये एनएवी के ऊपर 50 रुपए देगा। किसके लिए देगा? वो डायरेक्टली डिविडेंड वाले सेक्शन में चला जाएगा, डिविडेंड वाले सेक्शन में चला जाएगा। यस, जैसे कि आपको एक बात बताओ, आपने क्या किया, आपने 2 कपड़े मंगाए, आपने मंगाया एक शर्ट, एक मंगाई पैंट। सर शर्ट आप इस ड्रॉवर में रखते हो ना, इस कपाट में आप शर्ट रखते हो, क्या बोलते हैं उसको, वार्डरोब में शर्ट रखते हो, तो वार्डरोब के शर्ट में शर्ट बढ़ गया। सर पैंट कहाँ रखते हो आप? इस वार्डरोब में रखते हो, तो इस वार्डरोब में क्या बढ़ गई? पैंट बढ़ गई। तो इसी तरीके से ये एनएवी कहाँ जाएगा? ये एनएवी एनएवी वाली जगह पे जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपए लाया, डिविडेंड के नाम पे 50 रुपए लाया ना, तो डिविडेंड वाले ही जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अब डिविडेंड की अमाउंट बन के कितनी हो गई? अब डिविडेंड की अमाउंट बढ़ के 100 रुपए हो गई। हाँ, 100 रुपए हो गई। लोग दो, 100 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 50-50, हो गया 50-50। 100 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 50-50। हाँ सर, समझा। सर नाइस सर, जेन्युइनली नाइस सर। अब हमको ये कंसेप्ट बहुत 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 अच्छे से समझ आने लगी सर। झेपा? क्या झेपा सर? क्या झेपा सर? क्या झेपा? यूनिट क्लोज एंडेड हो, ओपन हैंडेड हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब हम म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को एंटर कर रहे हैं, तब हमको एनएवी के ऊपर उतना जो फॉर द पीरियड लोगों का डिविडेंड का हिस्सा बना हुआ था, वो हमको देना पड़ेगा। ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि हमको उस लेवल पे, हमको कभी भी म्यूचुअल फंड के भेदभाव नहीं होगा कि ये म्यूचुअल फंड के ये सुपीरियर यूनिट्स, ये अनसुपीरियर यूनिट्स, या फिर ये बैकवर्ड यूनिट, ऐसा नहीं है। हमको उनके लेवल पे आना पड़ेगा। अगर उनको लेवल को मैच करना है, तो उन्होंने जितने अमाउंट पे किया है, जिन्होंने उतना कष्ट किया है, तो उनके उतने पीरियड का हमको अमाउंट, वैल्यूएशन, मुबदला, रिवॉर्ड देना पड़ेगा ना, तो हम लोग उनका रिवॉर्ड दे देंगे, उतना डिविडेंड दे देंगे, तो ये लोग भी खुशी खुशी हमको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे हमारे लेवल पे आने के लिए। यस सर, इमेजिन करो अपने आप को कि आप एग्जिस्टिंग यहाँ पे हो, कोई नया इंदा आया यहाँ से, और वो बोल रहा है सर मेरे को इनके लेवल का पे दे दो, तो आप बोलोगे भाग पागल है क्या, भाग पागल है क्या, भाग पागल है क्या? अगर उसने क्या किया, आपका जो लेवल का पे था ना, उतना अमाउंट डिपॉजिट कर दिया बैंक में। यस, आपके लेवल के जितना, आपको जितना रिसीवेबल था, उतना अमाउंट इसने भी पे कर दिया, और फिर बाद में बोला उतना अमाउंट इनको दो, मेरे को भी दो। बोले कि हाँ भाई, उतना हिस्सा तो उसने खुद होके बैंक में डिपॉजिट किया है, मतलब ये क्या कर रहा है, पहले खुद होके बैंक में डाला, अब खुद होके लेके जा रहा है, तो मेरा हिस्सा, मेरा शेयर तो अनइंटैक्ट है, मेरे शेयर में कोई लॉस हो रहा है क्या? नहीं। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक ऐसी अमाउंट निकालनी पड़ेगी, ऐसी अमाउंट निकालनी पड़ेगी, जो हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करेंगे। किनसे कलेक्ट करेंगे? न्यू यूनिट होल्डर से कलेक्ट करेंगे, ताकि हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कोई भी लॉस ना हो, ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कोई भी लॉस ना हो। सो डिविडेंड इक्वलाइजेशन इज अ कंसेप्ट, क्या है, जहां नो लॉस टू एग्जिस्टिंग, यस सर, नो लॉस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो हमने क्या किया, उतना हिस्से का प्रॉफिट लेके आ गए। सर समझ गए? इशू प्राइस मतलब क्या होगा? अब म्यूचुअल फंड दो चीजों का ख्याल रखेगा। क्या ख्याल रखेगा? जब वो, एक तो सबसे पहले एनएवी निकालेगा, ओके। अगर कोई न्यू इन्वेस्टर आता रहेगा, तो वो उसमें एंट्री लोड ऐड करेगा, ओके। एंट्री लोड के ऊपर और एक अमाउंट लेगा, कौन सा? हिस्सा। जो हिस्सा किसका? हिस्सा किसका? हिस्सा किसका? हिस्सा मतलब एक पार्ट, एक रिवॉर्ड, एक कॉम्पेंसेशन। क्या कॉम्पेंसेशन लेगा सर? कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनका प्रॉफिट कितना बन रहा है, उनका प्रॉफिट 10 रुपए बन रहा है ना, तो वो बोलेगा तेको हम लेंगे, तेको हम डायरेक्टली इनके लेवल पे बिठाएंगे, बट तेको 10 रुपए एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अगर तू लेके आएगा, तो ही तू इनके लेवल पे बैठ जाएगा। वो बोलेगा नहीं, मेरे को नीचे के लेवल पे रखो। बोलता ऐसा भेदभाव हमारे इसमें नहीं होता, हमारे इसमें रिजर्वेशन नहीं है, हमारे इसमें क्या हो जाएगा, सबके लिए हमको सेम ही
चीज करनी पड़ेगी। यस सर। तो ये सब चीजें जो मैं बोलता हूँ रिजर्वेशन वगैरह, ये सब मजाक है, प्लीज अननेसेसरी इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में मत लेके जाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलो सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहाँ तक तो आई डोंट थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, आ जाते हैं कंसेप्ट बुक से और एक बार रिवीजन कर लेते हैं कंसेप्ट बुक से। रिवीजन मतलब रीडिंग कर रहे हैं ना सर, रीडिंग करते करते ही आपको लगेगा सर रिवीजन ही हो रहा है, हम लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ गया एज इट इज, अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है। सर टॉपिक आ रहा है डिविडेंड इक्वलाइजेशन। सर डिविडेंड इक्वलाइजेशन क्या? डिविडेंड इक्वलाइजेशन इज अ मेथड, dividend equalization is a method used by mutual fund to ensure, used by mutual fund क्या बोला मैंने आपको? म्यूचुअल फंड क्या करेगा, जब वो यूनिट्स इशू कर रहा है तब वो कैलकुलेट करेगा एनएवी, उसके बाद देखेगा कोई एंट्री लोड है क्या है तो ऐड करो, अगर कोई एग्जिस्टिंग लोगों का शेयर कितना बन रहा है, शेयर जितना बन रहा है उतना ऐड करो, तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, उस चीज का क्या करेगा, टेक केयर करेगा। यस। तो यहाँ पे सर मार्किंग करना है क्या? ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत इजी वे में पता पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको समझ आ रहा है, बट ये टॉपिक आपको आगे जाके परेशान करेगा, तो प्लीज 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 ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। यस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन इज अ मेथड यूज्ड बाय म्यूचुअल फंड। किसके लिए मेथड है सर? ये मेथड है किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए, टू इंश्योर दैट डिविडेंड आर पेड फेयरली, डिविडेंड आर पेड फेयरली between what? Old investor and new investor, a old investor and new investor। yes sir। तो ये क्या है? between क्या? between sir, between old investor, new investor, old investor, new investor, old investor, new investor, old investor, new investor, ओल्ड इन्वेस्टर और न्यू इन्वेस्टर के बीच में क्या करेगा, ये प्रॉपरली बाइफरकेशन करेगा ताकि किसी के बीच में भेदभाव ना हो। यस सर। तो किसके लिए टॉपिक है सर? ये इन्वेस्टर इन्वेस्टर के लिए टॉपिक है। ओल्ड इन्वेस्टर मतलब कौन? जिन्होंने वो रिटर्न को एक्चुअल में अर्न किया, जिन्होंने उस रिटर्न को एक्चुअल में अर्न किया, who earned return over times। और न्यू इन्वेस्टमेंट कौन? who just entered before dividend is declared, who just entered before dividend is declared। सर बिफोर डिविडेंड इज डिक्लेयर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो शाना बनने की कोशिश कर रहा है ना, शाना बनने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे देखो, इसने क्या सोचा, मैं एक दिन पहले जाऊंगा बिफोर डिविडेंड इज डिक्लेयर और मेरे को पूरा डिविडेंड मिल जाएगा। यस, कभी भी डिविडेंड के कभी डिक्लेयर होने के पहले कभी भी। यस, अगर आप इंटर हुए तो आपको ये पे करना पड़ेगा। सर बाई चांस अगर हम ऐसा समझे कि हम लोगों ने पढ़ा हु जस्ट एंटर्ड बिफोर, या फिर हम सिर्फ न्यू इन्वेस्टर पढ़े तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। यस। सर एग्जाम्पल दिया है कि आपने दिया है ना, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, और नाम ऐसे रखे ना कि ताकि आपको समझ आ जाए ये कंसेप्ट के पीछे का मेन रीजन क्या है। सर मिस्टर ओरिजिनल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अच्छा, ओरिजिनल मतलब क्या? ओरिजिनल इन्वेस्टर। ओके सर, समझ गया, बहुत अच्छा नाम रखा है ताकि हमको आगे जगह कंफ्यूज ना हो। मिस्टर ओरिजिनल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड कब किया है? म्यूचुअल मिस्टर मिस्टर ओरिजिनल ने इन्वेस्ट, मिस्टर ओरिजिनल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ऑन 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025। ओके सर। एंड क्या किया है? एंड सोल्ड टू मिस्टर ओवर स्मार्ट। हाँ अच्छा, वो इंसान ओवर स्मार्ट बन रहा था ना, क्यों? एक दिन पहले इन्वेस्ट होके, इन्वेस्ट और ओवर स्मार्ट ऑन 30th March 2026 एट एनएवी ऑफ रुपीज 100, एट एनएवी ऑफ रुपीज 100। सर एनएवी ऑफ रुपीज 100, एनएवी ऑफ रुपीज 100 मतलब क्या? एनएवी ऑफ रुपीज 100 मतलब आउट ऑफ दिस 95 इज इक्वल टू कैपिटल एंड 5 इज इक्वल टू पास्ट इनकम इक्वलाइजेशन। सर यहाँ पे आप लिख सकते हो एनएवी के बदले आप यहाँ पे लिख दो एट इशू प्राइस, एट इशू प्राइस आउट ऑफ दिस 55 एनएवी प्लस डिविडेंड इक्वल। सर इसको कट करे क्या? कट कर सकते हो। सर गलत लिखा था क्या? नहीं, मैंने एनएवी उस हिसाब से लिखा था ताकि आप एनएवी पे खरीदते हो ना, उस हिसाब से मैंने लिखा था। एट अ इशू प्राइस ऑफ रुपीज 100 आउट ऑफ दिस 95 इज इक्वल टू कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या था? एनएवी वाला पार्ट, एंड रुपीज 5 क्या था? पास्ट इनकम मतलब डिविडेंड इक्वलाइजेशन, मतलब क्या? इक्वलाइजेशन यहाँ पे लिखा है मैंने ब्रैकेट में, इक्वलाइजेशन, ताकि वो एक लेवल पे आ जाए। यस सर। चलो सर, प्लीज एक बार खुद होके यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, प्लीज एक बार खुद होके यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, प्लीज एक बार खुद होके यहाँ से यहाँ तक पढ़ो। चलो।
यहाँ से यहाँ तक पढ़ो क्योंकि आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। यस सर, गिविंग यू 2 मिनट्स का टाइम। बीच-बीच में पानी पीना भूलना मत। चलो सर, देखो हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने पढ़ा डिविडेंड इक्वलाइजेशन क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ओल्ड इन्वेस्टर है और न्यू इन्वेस्टर है उनके बीच में कोई भी डिफरेंशिएशन ना हो, इसके लिए हमने क्या किया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कंसेप्ट म्यूचुअल फंड ने लाया। एक नंबर चीज हमको अब तक समझ आ गया। ठीक है, मतलब क्या, जो पहले से इन्वेस्टेड है और जो नया आ रहा है उन दोनों को एक ही लेवल पे रखना चाहिए। ओके सर, चलो। सो ये क्या है, आगे पढ़ो। डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट इज एडेड टू एनएवी। सर क्लियर है यहाँ तक? प्लीज हाँ या ना जवाब दो, हाँ या ना। डिविडेंड इक्वलाइजेशन इज एडेड टू एनएवी, एडेड टू एनएवी, एडेड टू एनएवी, एडेड टू एनएवी, एडेड टू एनएवी। डिविडेंड इक्वलाइजेशन एनएवी में क्यों ऐड होता है? ताकि एनएवी में क्यों ऐड होता है? ताकि जो एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर है उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। यस, आर यू क्लियर? यस, टू एंश्योर दैट न्यू इन्वेस्टर, to ensure that new investor do not receive dividend from profit earned before the investment, ताकि जो न्यू इन्वेस्टर है वो ओरिजिनल इन्वेस्टर के लेवल पे आ जाए। ओरिजिनल इन्वेस्टर जो जूना इन्वेस्टर है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, जो पुराना इन्वेस्टर है, जो जूना इन्वेस्टर है, जो हु इज द ओल्ड इन्वेस्टर, हु इज द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, जो पुराना इन्वेस्टर है, मेरे को इतने जितने लैंग्वेज आ रहे थे सब मैं बता दिया, उसके साथ कोई भी भेदभाव ना हो। सर इतने बार क्यों रिपीट कर रहे हो? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, इशू प्राइस में क्या होगा? एनएवी। सर इशू प्राइस में एनएवी ऐड होगा। सर रिडम्पशन प्राइस में एनएवी क्या होगा? सर रिडम्पशन प्राइस में तो एनएवी सेल होगा ना। पकड़ा, 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 यही। रिडम्पशन प्राइस में भी एनएवी ऐड होगा। सर अब समझ आया, आपने इतना मेहनत से, इतना कंटिन्यूस रिपीट कर करके क्योर करके क्यों बताया? सर एक बार लास्ट बता दो प्लीज कि एनएवी में वापस से डिविडेंड इक्वलाइजेशन क्यों होगा? सर मैंने ये लाइन भी 10 बार पढ़ी है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन इज एडेड टू एनएवी, डिविडेंड इक्वलाइजेशन इज एडेड टू एनएवी, डिविडेंड इक्वलाइजेशन इज एडेड टू एनएवी। सर एग्जिट लोड एनएवी से लेस हुआ था। ओके, एंट्री लोड एनएवी में ऐड हुआ था। यस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन इशू प्राइस में ऐड हुआ था। ओके, तो लेस क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? सर ऊपर क्या आया था? इशू प्राइस इज इक्वल टू एनएवी प्लस एग्जिट लोड। इशू प्राइस इज इक्वल टू एनएवी प्लस एग्जिट लोड प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन। रिडम्पशन प्राइस इक्वल टू एनएवी माइनस एग्जिट लोड प्लस डिविडेंड इक्वाइजेशन। क्यों? अब ध्यान से समझो। यस, चलो। अभी तक जो चल रहा था वो बिल्कुल भी मजाक नहीं था, बिल्कुल भी मस्ती नहीं थी, वो बहुत 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 सीरियस टॉपिक था। आ जाओ बताता हूँ। लिखना मत ये जो मैं बता रहा हूँ। सर इशू प्राइस मतलब कौन? जो परचेस कर रहा है वो। ओके सर, एनएवी प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन, वो हाँ सर वो तो हमको क्लियर है। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग होल्डर था, एग्जिस्टिंग होल्डर के उसको लेवल पे आना है। न्यू होल्डर है, नया एंट्री ले रहा है, बट एग्जिस्टिंग वालों ने जो प्रॉफिट का शेयर कमाया उतना शेयर उसको देना चाहिए। ओके सर। सर एक्स्ट्रा अमाउंट पेड ओवर एनएवी फॉर शेयर इन प्रॉफिट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पुराना इंसान छोड़ के जा रहा है, पुराना इंसान छोड़ के जा रहा है, पुराना इन्वेस्टर छोड़ के जा रहा है, जस्ट बिकॉज वो डिविडेंड मिलने के पहले छोड़ के गया। हाँ 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 हाँ, हाँ, सर मजा आ गया।
सर जस्ट बिकॉज़ वो डिविडेंड मिलने के पहले छोड़ के गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, उसको भी उसका डिविडेंड का हिस्सा मिलेगा। इसलिए डिविडेंड इक्वलाइज़ेशन ऐड होता है। सर समझ में आ गया? एक लाइन में आपने बोला तो भी क्लिक हो गया। बट सर कन्फ्यूज़ क्यों हो गए थे हम वो एग्ज़िट लोड और इसमें? एग्ज़ाम में वही लोड हो गई है देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिखेगा अभी। ये इश्यू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस जब कैलकुलेट करते हैं हम, तब ये प्रॉब्लम आता ही है। यस? अभी के लिए बहुत ईज़ी है सर ऐड, ऐड सर लेस सर ऐड सर क्या ऐड लेस लेस कर रहे हो? यस सर कैलकुलेट क्या कर रहे हैं हम? इश्यू प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं। इश्यू प्राइस मतलब एनएवी प्लस एंट्री लोड। ओके सर। ऐड डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ओके सर रीपर्चेस प्राइस एनएवी माइनस एग्जिट लोड। हाँ सर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्लस माइनस। ओके सर। ऐड डिविडेंड इक्वलाइज शेयर इन प्रॉफिट जस्ट बिकॉज वो जल्दी छोड़ के गया, इसका मतलब हम उसको डिविडेंड नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यस सर। बहुत बढ़िया। रखता हूँ मार्किंग ऐसे ही रखता हूँ, आगे जाके काम आएगा। सर ये टॉपिक था, यस ये टॉपिक था। सर इसका क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। ये जो एग्जाम्पल मैंने जो आपको बनाया है, ये मैंने बनाया है पूरा का पूरा एक क्वेश्चन के इंस्पायर्ड। मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे कंसेप्ट आपको ये जिंदगी में नहीं भूलोगे, आप कभी नहीं भूलोगे, इतना मैं याद गारंटी से बोलता हूँ। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, कंफ्यूजिंग है। हाँ सर आप एक काम करो ना, एक्सप्लेन करो। हम एज यूजुअली जैसे आप हमको बोलते हैं एक्सप्लेन करने के बाद हम सॉल्व कर लेंगे, नहीं। इस बार मैं खुद होके आपके साथ पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड सॉल्व ही करूंगा। हमेशा मैं आपके साथ सॉल्व करता हूँ। मेजॉरिटी टाइम में एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद आपको क्या बोलता हूँ, आप ट्राई करो। इस बार मैं ये भी नहीं रिस्क ले रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा आपको वर्ड टू वर्ड सॉल्व ही करवाऊंगा आपके साथ। पहले मैं ये पूरा का पूरा लिखवाऊंगा। सर ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपने सेम इंस्टीट्यूट के हिसाब से क्यों रखा, थोड़ा अलग क्यों नहीं रखा? जानबूझ के नहीं रखा, क्योंकि चांसेस है कि पेपर में क्वेश्चन आया तो यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एक तो सीएमए इंस्टीट्यूट का डायरेक्टली है भी नहीं, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट किया है आईसीआई के सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। हाँ सर आपने बताया था ऐसे इंटरलिंकिंग चलता है मतलब इंटरलिंकिंग मतलब ये इंस्टीट्यूट वहां से कुछ क्वेश्चन लेता है इस सब्जेक्ट के उस एग्जाम पे, चलता है सर। यस। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा 99.99999%। सर चेंज आया तो क्या आ जाएगा? सिर्फ फिगर्स में चेंज करेंगे, मंथ्स में भी चेंजेस नहीं आएंगे। मंथ्स में आएंगे तो क्यों? अगर यहाँ पे मैंने क्या रखा है, यहाँ पे अपना मंथ क्या है, अप्रैल मई जून, मतलब तीन लागू बट तीन कंटिन्यूस मंथ ऐसा आएगा, जनवरी फरवरी मार्च। यस। तो इसमें भी डिफरेंस नहीं आएगा। फिगर्स में क्या चेंज आएगा सर, यहाँ पे 22 लिखा है वो मे बी 12 कर दे, यहाँ पे 34 लिखा है 14 कर दे, यहाँ पे 45 रखा है 15 कर दे, 25 कर दे। हाँ सर इतना ही डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसी के वजह से इस एग्जाम को, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं। सर क्लियर हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन दोनों केस में ऐड होगा, ऐड होगा। क्यों होगा? क्योंकि भले हम नए इन्वेस्टर, जब नया इन्वेस्टर जा रहा है, नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा ताकि वो एग्जिस्टिंग होल्डर्स के लेवल पे आ जाए। सर जब पुराना छोड़ के जा रहा है तो उसको भी डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगा उस केस में, वो जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा, उसका शेयर हम उसको पे कर देंगे। यस सर। सो अगर मुझे एक बात बताओ, इशू प्राइस में एग्जिट लोड भी है, सर सॉरी, एनएवी भी है, एग्जिट लोड भी है, एंट्री लोड भी है, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन भी है। इशू प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? सिंपल, वर्ड टू वर्ड जाते हैं। इशू प्राइस में सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड करो लेस करो, पहले बाद में उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कोई भी सीक्वेंस, पहले डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड किया, बाद में एग्जिट लोड लेस किया, ऐड किया, ऐसा कुछ भी करो चल जाता है, ठीक है? अमाउंट सेम नहीं रहती। क्योंकि एनएवी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जिट लोड रहेगा तो ऐड करेंगे। ओके सर, एनएवी में एग्जिट लोड ऐड होता है। फिर उसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन है तो वो भी ऐड हो जाएगा। ओके सर। बाद में अगर रिडम्पशन प्राइस है तो एनएवी में एग्जिट लोड कम होगा। हाँ सर ये तो क्लियर है, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन इस केस में ऐड होगा। सर क्यों? क्योंकि क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड ओवर एनएवी फॉर शेयर इन प्रॉफिट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कंसेप्ट अभी जितना आपको इजी लगा है समझने में, जितना हमने टाइम वेस्ट किया है एग्जाम में, यही पार्ट में लोग क्या होते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यही पार्ट में लोग सबसे ज्यादा क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो टेंशन मत लो, हम क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने वाले हैं। यस सर। तो चलो, क्या एग्जाम्पल क्या है सर? डिविडेंड इक्वलाइजेशन एग्जाम्पल ले लो।
फर्स्ट अप्रैल एमएफ म्यूचुअल फंड के पास क्या है, फर्स्ट अप्रैल को 300 लैक्स यूनिट्स है। सर जब मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन लैक्स में दिया है तो आंसर लैक्स में आएगा, करोड़ में दिया है तो आंसर करोड़ में आएगा। यस, ये गलती मत करना। फर्स्ट अप्रैल म्यूचुअल फंड हैज 300 लैक्स यूनिट्स, ओके, एंड एनएवी क्या है, 18.75। मतलब फर्स्ट अप्रैल का क्या दिया है इन्होंने इन्फॉर्मेशन, क्या मैं इसको बोल दूं ये है मेरी ओपनिंग इन्फॉर्मेशन, यस आप बोल सकते हो ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है ये मेरी। उसके बाद क्या दिया है, अप्रैल एंड, मतलब अप्रैल के एंड में इन्होंने क्या किया है, इशू किए हैं, क्या इशू किए हैं सर, 6 लाख यूनिट इशू किए हैं एट एन ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड। सर ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, एट एन ओपनिंग एनएवी, ओपनिंग एनएवी, सर ओपनिंग एनएवी क्या है मेरी, ये है मेरी ओपनिंग एनएवी 18.75, ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड, एडजस्टेड क्वामा एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। सर ऐसा मत पढ़ना, एनएवी 2% लोड एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन ना, लोड अलग है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन अलग है। लोड क्या है, चार्जेस है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन क्या है, शेयर इन प्रॉफिट है। लोड क्या है, चार्जेस है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन क्या है, शेयर इन प्रॉफिट है। सर दोनों को हम अलग अलग ट्रीट करेंगे, ओके। मे एंड में क्या हुआ, सर एक महीना और आगे, हाँ एक महीना और आगे क्या किया सर, 3 लाख यूनिट्स रीपर्चेस, सर रीपर्चेस हुए, वापिस से 3 लाख यूनिट्स इशू हो गए। तो मैं क्या बोलूं, स्टार्टिंग में मेरे पास 300 लाख यूनिट थे, यस, स्टार्टिंग में मेरे पास 300 लाख यूनिट थे, 6 लाख ऐड हो गए, 300 + 6 306, फिर उसमें से 3 कम हो गए, 300 + 6 306 -3 303, ओके 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 सर। सर समझ गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। एट एन ओपनिंग एनएवीलेस 2% एग्जिट लोड, सर यहां पे भी ध्यान दो, यहां पे क्या बोला है, ओपनिंग एनएवी। सर ओपनिंग एनएवी मतलब वही ओपनिंग एनएवी यही रहेगी। सर ऐसे कैसे सर, हम लोग ओपनिंग एनएवी को इसको कंसिडर करना चाहिए ना, इस मंथ की ओपनिंग, नहीं 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 नहीं, क्लियर कट बोला है ओपनिंग एनएवी, ओपनिंग एनएवी, ओपनिंग एनएवी। ओपनिंग एनएवी तो अपनी 18.75 ही है, ओपनिंग एनएवी लेस 2% एग्जिट लोड, ओपनिंग एनएवी लेस 2% exit load adjusted for dividend equalization, adjusted for dividend equalization, ओके सर। चलो, एट द एंड ऑफ जून 70% ऑफ इट्स अवेलेबल इनकम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है सर, ये थोड़ा अलग लग रहा है क्या, हाँ, बट हमको यहाँ समझ रहा है कि वापस से इन्होंने क्या किया है, जून के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिए ना, यहाँ पे बाय सेल के बारे में बोला ना, यहाँ पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन के बोला, ऊपर दो चीजें अलग से बोली, यहाँ पे थोड़ा सा अलग इन्फॉर्मेशन दे दिया। ओके सर, अलग इन्फॉर्मेशन दे दिया, हमने बोला है हम 4 पेन कैरी करेंगे, हमने अलग पेन से इसको मार्क किया। 70% ऑफ इट्स इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड इक्वलाइजेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा मतलब सर मेरे को समझा, सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट अप्रैल की इन्फॉर्मेशन दी, फिर अप्रैल एंड की दी, मई एंड की दी, जून एंड की दी, मतलब ये 3 मंथ का क्वेश्चन दिया क्या, हाँ 3 मंथ के कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्वेश्चन दिया है। सर इसी तरीके से क्या करना है, इसी तरीके से हमेशा क्वेश्चन को इंटरप्रीट करना रहता है, इसी तरीके से क्वेश्चन को इंटरप्रीट करना रहता है। मैं तो यहाँ पे आपको 2-3 बार बता के रिपीट कर करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप खुद होके प्रैक्टिस करोगे, जब आप खुद होके सॉल्विंग करोगे, जब आप खुद होके क्या करोगे, जब आप खुद होके ये सब करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका हाथ बैठना चालू हो जाए। यस सर, चलो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है पोर्टफोलियो वैल्यू एप्रिसिएशन। अच्छा सर, पोर्टफोलियो का क्या हुआ है, पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या हुई है, एप्रिसिएट हुई है 427.47 लाख से। सर कब एप्रिशिएट हुआ है, जनवरी में है, सॉरी अप्रैल में हुई है, मई में हुई है, जून में हुई है। अगर कुछ नहीं दिया है ना, अज्यूम करेंगे तीनों पीरियड में मिलके क्या हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है। सर अपना ओपनिंग क्या था, ओपनिंग अपना अप्रैल था, तो ओपनिंग हमेशा ओपनिंग ही रखना, क्योंकि इन्होंने तीनों मंथ के लिए एक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, अप्रैल अपना ओपनिंग है, और वैल्यू एप्रिशिएट हुई मतलब टोटल इन तीनों पीरियड में एप्रिशिएट हुई है। ओके सर। सर और क्या दिया है, और हमको यहाँ पे दिया है, सर इनकम दिया है किसका, अप्रैल का इनकम दिया है 22.9, इनकम फॉर मई दिया है, इनकम फ्रॉम जून दिया है। ओके सर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है छोटू से पार्ट में, मतलब 1 2 3 4 5 6 लाइन भी पूरे नहीं है। यहाँ पे देखो ये हाफ है, ये भी हाफ है, ये मतलब ऑलमोस्ट 4 पूरे लाइन में हमको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। यस, क्या बोला है,
कैलकुलेट इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। क्या बोला है सर? इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। क्या बोला है सर? इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है। सर कैसे बनाएंगे बताता हूँ। यहाँ पे जब इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे ना, तो हमको पर मंथ देखो, ये अगर मैं मंथ के एंड में ये जो इशू हुआ है इनको क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कंसिडर करना है। अप्रैल के एंड में, मई के एंड में, जून के एंड में जो भी है, तो हर एक मंथ के एंड में हमको इनकम क्या क्या है। हाँ सर, एक्यूमुलेटेड इनकम, एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस, एनएवी, एनएवी के ऊपर क्या ऐड करेंगे? डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड करेंगे। सर रीपर्चेस हुआ है, इशू हुआ है, तो रीपर्चेस प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इशू प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये उन्हीं को समझा है जो ठीक से लेक्चर देख रहा है और रिवीजन कर रहा है। इससे भी कुछ अलग से नहीं बोला, सिर्फ वही चीजें जो बोली जो हमको यहाँ पे कंसिडर करनी है। ओके सर, आगे क्या दिया है? आगे दिया है इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल। अप्रैल के एंड का क्या है? आपको इशू प्राइस कैलकुलेट करना है। रीपर्चेस प्राइस एट द एंड ऑफ मे। ओके, मतलब एक तो चीज समझिए, हमको ये जो निकालना है इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरे पीरियड का निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड मेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीरियड नहीं मेंशन किया। तो यहाँ पे तो पीरियड मेंशन किया है ना, अप्रैल और एंड, मतलब ये सिर्फ रिस्पेक्टिवली उस केस में कैलकुलेट करना है। तो क्या सर हम पहले ये इशू प्राइस और रीपर्चेस प्राइस कैलकुलेट करके खत्म करें? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको डिविडेंड इक्वलाइजेशन के अमाउंट बिना इनकम स्टेटमेंट की समझेगी नहीं। ओ अच्छा सर, इंटरलिंक होता है क्या? हाँ, इंटरलिंक होता है। यस सर। सो आ जाओ, कंसेप्ट बुक के ऊपर आपके हाथ में होना चाहिए एक कैलकुलेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सब अभी हम समझेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने जानबूझ के प्रॉपर सारे मार्किंग के साथ लिखा है कि ये देखो, ये है क्या है आपका फर्स्ट मंथ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? अप्रैल में इशू हुआ है। ये क्या है? आपका सेकंड मंथ है। यहाँ पे डिविडेंड, मतलब ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया ना, दिस, इसके अलावा मतलब यहाँ से कोई गलती का चांस ही नहीं है। सर आपको स्टेटमेंट में क्या चाहिए? यूनिट्स चाहिए, पर यूनिट चाहिए, टोटल इनकम चाहिए। क्यों? अरे इनकम निकाल रहे हैं ना, तो इनकम निकालने के लिए आपको एक तो टोटल इनकम रहेगी, तो टोटल इनकम को क्या करेंगे आप? पर यूनिट में कैलकुलेट करोगे, उसके लिए तो यूनिट्स लगेंगे। तो ये तो बेसिक्स है कि म्यूचुअल फंड में सारा एनएवी वगैरह सब यूनिट्स में होता है। सो यूनिट्स, टोटल इनकम, और मतलब हाँ सर समझ गया, लॉजिकल है। यूनिट्स में लेगा, टोटल में लेगा, पर यूनिट तो कैलकुलेट करना ही, यूनिट पर यूनिट टोटल, यूनिट पर यूनिट टोटल, यूनिट पर यूनिट टोटल, यूनिट पर यूनिट टोटल, ये तो इनकम में है। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सर? सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, प्लीज ये लिखो मत, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। अब भी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो, एक बार समझ गए ना, खुद होके भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, यूनिट, पर यूनिट, टोटल। सर पर्टिकुलर्स, मुझे एक बात बताओ, खुद होके बताओ कि स्टार्ट कहां से करना चाहिए। सर जो इन्फॉर्मेशन हमको दी है उसी से तो स्टार्ट करेंगे ना। मेरे पास अभी क्या है? मेरे पास अभी है 300 लाख यूनिट, और जिसकी एनएवी क्या है? जिसकी एनएवी है 7.5। सर मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये कंसेप्ट बुक में सारी चीजें कवर है, एक चीज भी ऐसी नहीं है जो यहाँ पे कवर नहीं है। बहुत ही क्रिस्प और अच्छे फॉर्मेट में कलरिंग के साथ मेंशन्ड है। प्लीज ये आपके सामने रखना, प्लीज ये आपके सामने रखना, प्लीज ये आपके सामने रखना। यस, चलो, पानी पी लूं क्या मैं? कंटिन्यूस 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 बात ही करे जा रहा हूँ। ये तो आप क्वेश्चन पढ़ लो 1 मिनट के लिए। चलो सर, पढ़ लिया क्या? देख लिया क्या? आ जाओ, बस पढ़ा देंगे। सर इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, मुझे एक बात बताओ, जब जब हमें कंसिडर करना है इनकम, यस, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या क्या चीजें दी है और वो हमें कंसिडर ना करना पड़ेगी? किस केस में? इंटरेस्ट के इनकम के केस में वो ना कंसिडर करना पड़ेगी, तो ऐसी कौन सी ना करनी पड़ेगी सर? ये जो लोड है, लोड लोड, क्या ये लोड लोड का और इनकम का कोई संबंध है या नहीं है? नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इनकम का और लोड का कोई भी संबंध नहीं है, तो हम यहां पे लोड को कंसिडर नहीं करेंगे। यस। क्या डिविडेंड इक्वलाइजेशन का और इनकम का संबंध है या नहीं है?
सर संबंध है ना, डिविडेंड इक्वलाइजेशन बना ही इसके लिए है क्योंकि वो इनकम को एलोकेट कर जाए, मतलब एक की इनकम दूसरे को अनबायस्ड बायस तरीके से ना मिले, सब में बायसनेस हो, सब में इक्वलाइजेशन हो। डिविडेंड क्या है? शेयर इन प्रॉफिट सर, शेयर इन प्रॉफिट। यहीं से स्टार्ट ही हमने वही किया है, डिविडेंड प्रॉफिट इक्वल बेसिस पे हो। तो मैं देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले इस तरीके से ये स्टेटमेंट बताऊंगा ना, जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। सबसे पहले इनकम आएगा, ऑब्वियसली सर आना ही चाहिए क्योंकि इनकम उन्होंने कमाई हुई है, ओके सर। डिविडेंड इक्वलाइजेशन कब आएगा, कब आएगा, किन केसेस में डिविडेंड इक्वलाइजेशन को हम कंसिडर करेंगे? सर डिविडेंड इक्वलाइजेशन हम उन केसेस में कंसिडर करेंगे जब हमारा यूनिट्स एक तो रीपर्चेस हो रहा है या इशू हो रहा है। जब रीपर्चेस हो रहा है, एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। यस सर। सर हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन का रोल तब आएगा जब इशू हो रहा है या रीपर्चेस हो रहा है। सर इशू हो रहा है मतलब क्या कि न्यू यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, तब वो डिविडेंड का हिस्सा लेके आएंगे, वो इनकम का उतना हिस्सा लेके आएंगे, इनकम का उतना ही हिस्सा लेके आएंगे एज अ डिविडेंड इक्वलाइजेशन, ताकि वो इनकम को इनकम में ऐड करे। सर ये क्या बोल रहे हो, इनकम को इनकम में ऐड करे? अरे भाई डिविडेंड को किस में ऐड करेंगे, मैंने क्या बोला था, एग्जांपल दिया ना। एक वार्डरोब में आप पैंट रखते हो, एक वार्डरोब में शर्ट रखते हो। हाँ सर, हमने देखा था कि वो 50 रुपए जो डिविडेंड वाला लेके आएगा ना, वो डिविडेंड के केस में ही जाएगा। तो डिविडेंड क्या है, इनकम ही तो है ना, शेयर इन प्रॉफिट, तो वो शेयर इन प्रॉफिट वहां पे ऐड होगा। यस सर। सो इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें कंसिडर हो रही है, देखो। सबसे पहले जो इनकम एक्चुअल में कमाया, वो जो इनकम म्यूचुअल फंड में एक्चुअल में कमाया वो, ओके, ऐड हो रहा है डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ऐड हो रहा है क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, इशू ऑफ न्यू यूनिट्स। सर इनकम प्लस इनकम डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड हो गया, तो इनका क्या लेंगे हम, सब टोटल लेंगे, ओके सर। चलो सर, अगले महीने में शुरू हो गए हम लोगों का काम, ये मंथ खत्म हो गया, अगले महीने में आ गए, अगले महीने में आ गए, अगले महीने में आ गए, अगले महीने की इनकम, इनकम ऐड हो गई, हमने क्या कर दिया, टोटल मार दिया, ठीक है सर। सर लेस क्यों किया डिविडेंड इक्वलाइजेशन? सर आपने तो बोला था हमको कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन हमेशा ऐड होता है। सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। एक चीज समझते हैं दूसरी भूल जाते हैं, एक चीज समझते हैं दूसरी भूल जाते हैं। सर आपने ईमानदारी से मेरे को बताओ। सर आप ये मेरे को सवाल पूछ रहे हो, ईमानदारी से मेरे को बताओ। सर मैंने आपको बताया था ना डिविडेंड इक्वलाइजेशन दोनों केस में ऐड होगा, तो यहाँ पे माइनस क्यों हुआ? सर माइनस क्यों हुआ, माइनस क्यों हुआ, मुझे बताओ, जवाब दो। खुद सोचो, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन यहां से लेस क्यों किया? क्या है सर? सर ये घर लेके जा रहे हैं ना, जो एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स थे वो क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे, तो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट घर पे लेके जा रहे हैं ना। हाँ 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 सर, मतलब प्राइस में तो ऐड होगा, बट हमारे जो कटोरा है, या हमारा कटोरा है, इसमें क्या है, प्रॉफिट है, इनकम है, सब कुछ है। इसमें जब इशू यूनिट्स हुए थे तब वो उन्होंने इस कटोरे में डाला था, यहां से अब ये कटोरे से जा रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और यहाँ पे नीचे ऐड हो रहा था। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये अमाउंट हमने क्या की, रीपर्चेस के टाइम उनको पे कर दी ना, उनको पे कर दी, यहाँ पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड हो गया। बट तो वो यहां पे जब ऐड हुआ तो किधर से तो लेस होना चाहिए ना, तो यहां से वो लेस हो गया सर। सर समझ आ रहा है कि बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ना पड़ेगा सर, थोड़ा ध्यान देके अगर हम समझेंगे ना तो ये चीज हमको आ जाएगी सर। सर बहुत बढ़िया टॉपिक है सर, मतलब मैं बोला ना आपको, रियल लाइफ प्रैक्टिकल टॉपिक है। समझ गए सर? तो यूनिट्स आफ्टर रीपर्चेस, ये बैलेंस यूनिट्स का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। वापस से क्या हो गया, इनकम ऐड हो गया, फिर डिविडेंड, सर डिविडेंड पे किया है, मतलब क्या, आप उन्होंने बोला ना 70% कुछ तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो किया है, और इनकम अवेलेबल फॉर डिविडेंड, ठीक है, या फिर जो भी है वो, ठीक है। क्या लिखेगा, 70% ऑफ इट्स इनकम इज अवेलेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, तो 70% अवेलेबल है, मतलब बैलेंस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो इन शॉर्ट हमने क्या किया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया सर, पूरे के पूरे चीजों को कंसिडर किया। अब चाहिए तो यहाँ पे लिख लो, क्या लिखेंगे सर, इनकम लोड इज
लोड इज इररेलेवेंट, लोड इज इररेलेवेंट, लोड इज इररेलेवेंट। यस, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, आपको भी चांस है कि आप इस क्वेश्चन को बोल, एंड इसके बाद अपन सॉल्व भी करने वाले हैं। यस, क्लास में तो सॉल्व भी करने वाले हैं ना। सर, इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से शुरुआत कहां से है सर? शुरुआत हमारी हुई है यहां से, एनएवी से है, सॉरी, 1 अप्रैल के एनएवी और 300 यूनिट। सर एनएवी क्या है? एनएवी है टोटल, टोटल, टोटल। हमको यूनिट्स पता है, सॉरी, एनएवी क्या है? पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट। एनएवी क्या है? पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट। हमको निकालनी है टोटल, टोटल, टोटल। सब मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया? यूनिट्स लिखा, पर यूनिट लिख दिया, और हमने क्या किया? टोटल इनकम। सर टोटल इनकम कहाँ दी है सर? सर टोटल इनकम हमको दिए क्या? हमको दिए ना, इनकम फॉर अप्रैल, इनकम फॉर अप्रैल, इनकम फॉर अप्रैल। यस, सो क्या किया हमने? 22.95 एंड 300 यूनिट्स, 22.95, 300 यूनिट्स। ये हमने क्या कैलकुलेट किया? यूनिट्स पर, ये पर यूनिट इनकम है, इनकम पर यूनिट हमने कैलकुलेट की, इनकम पर यूनिट कैलकुलेट की। यस, अभी मैंने आपको क्या बोला था? एनएवी और यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है ना, ना, जानबूझ के देख रहा था कि एनएवी और यूनिट्स मल्टीप्लाई करके तो क्या होना चाहिए सर? इनकम होनी चाहिए क्या? आप भी हाँ में हाँ बोल रहे हो। जब भी इतना टॉपिक खत्म होने के बाद मैं हमेशा क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, हमेशा उल्टी तरीके से पूछता हूँ। जस्ट बिकॉज मैंने पूछा है तो हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। जस्ट बिकॉज मैंने पूछा है इसलिए हाँ में नहीं मिलाना है। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सर? इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं सर। हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं सर? यूनिट पर यूनिट टोटल। सर मेरे पास टोटल इनकम है क्या? अरे है ना, पढ़ो ना क्वेश्चन नीचे। इनकम है यूनिट से, तो पर यूनिट इनकम ही कैलकुलेट करेंगे सर। एनएवी क्यों आएगी सर यहाँ पे? एनएवी का इफेक्ट होगा, एनएवी में इफेक्ट होगा, एनएवी में इफेक्ट होगा कहां से? ये जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन और शेयर जो कंसिडर करेंगे ना, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, एड लेस जो जो हो रहा है, वो एनएवी में एडजस्टमेंट होगा सर। तो यहाँ पे लोड इज इररिलेवेंट, यहाँ पे वापस से लिख दो, इसके आगे और एक लिख दो, ओनली कंसिडर इनकम एंड यूनिट्स, ओनली कंसिडर इनकम एंड यूनिट। एक जन ने भी ना नहीं बोला रहेगा जब मैंने बोला एनएवी और ये मल्टीप्लाई करो, और मैंने बोला भी उसी कॉन्फिडेंस से था। मैं पूछते टाइम भी उसी कॉन्फिडेंस से पूछता हूँ। अरे क्या है ये? इनकम लिख दो यहाँ पे। मतलब समझ में ही नहीं आना चाहिए कि ट्रिक क्वेश्चन है या एक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सर, सिंपल हो गया। अब आ जाओ, अब ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। सबसे पहले बेस अपना बहुत स्ट्रांग हो गया। सर अपने पास यूनिट्स कितने थे? उन यूनिट्स थे 300 लैक्स, तो 300 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये लैक्स में लिखा है, ये लैक्स में लिखा है सर, देखो दिख रहा है। ओके सर, यूनिट्स लिखा, ठीक है। क्या हमारे पास टोटल इनकम है सर? है ना सर, इनकम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, इनकम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल लिख दिया। सर क्या करेंगे सर? टोटल भी है, यूनिट्स भी है, पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे सर? देखो यहाँ पे जो मैंने रेड में लिखा है ना, रेड में इसी की वजह से लिखा है सर। एग्जाम में रेड वाला पार्ट लिखना है क्या? बिल्कुल नहीं। एग्जाम में सिर्फ जो ग्रीन में लिखा है वही आप लिख सकते हो। ये रेड वाला कार्ड क्या है? कैलकुलेशन कैसे किया है वो मैंने बताने के लिए यहाँ पे आपको बताया है। यस सर, प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम में, कर सकते हो, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है तो कर सकते हो, बट मार्क्स तो ये ऊपर वाले के हैं। यस, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, आपकी मर्जी। आपको वो जब प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चन का, तब ये सब चीज समझ आएगी। मतलब यहां से समझ नहीं आएगी ऐसा हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, कोई भी अलग नहीं है। चलो, मतलब कोई इंसान ने सिर्फ ये देख के भी क्वेश्चन सॉल्व किया तो भी होना चाहिए सर। पर यूनिट टोटल डिवाइड किया। आगे कहां से बढ़ेंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे सर? अप्रैल के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन है क्या? है ना सर, इशू क्या है? 6 लाख यूनिट एट एनएवी प्लस 2% लोड। सर एनएवी और 2% लोड क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? कोई रिलेवेंट है उसका? नहीं। रिलेवेंस है यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में? नहीं। क्या रिलेवेंस है? यूनिट्स और इनकम, यूनिट्स और इनकम, यूनिट्स और इनकम। क्या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिलेवेंट है? हाँ, डिविडेंड इक्वलाइजेशन तो इनकम का ही शेयर है ना। तो करो, सबसे पहले ऐड डिविडेंड इक्वलाइजेशन फॉर यूनिट। सर ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जब यूनिट्स इशू करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन हम हमारे तिजोरी में ऐड करेंगे, हमारे तिजोरी में ऐड करेंगे। यस सर, तो पैसा आएगा, तिजोरी में ऐड होगा। यहां पे लिखना है तो लिखो, पैसा का हमारे मतलब ब्रैकेट में म्यूचुअल फंड के
तिजोरी क्या स्पेलिंग है तिजोरी का? आ रहा है, आ रही जो भी है वो। ऐड। यस सर। सर एक और चीज लिखनी पड़ेगी ना नीचे? पैसा जाएगा हमारे म्यूचुअल फंड की तिजोरी में से कम होगा। गेटिंग इट और नॉट? सर गेटिंग इट, लिख लो इसको। टाइम लग रहा है समझने में, लगने दो। पास हो गए, एग्जाम फोड़ के आएंगे पूरा। अब इसके बाद ये बच्चों वाला सवाल बचा है, बच्चों वाला। चलो फटाफट खत्म कर लो आप खुद होके कैलकुलेट करके। सर क्या करना है? यूनिट पर यूनिट टोटल, यूनिट पर यूनिट टोटल। सर यूनिट से हमारे पास 300 है, टोटल है हमारे पास, लिख दिया, तो हमने पर यूनिट कैलकुलेट किया। सर पर यूनिट कैलकुलेट किया मतलब क्या किया सर? हमने ये शेयर कैलकुलेट किया, हर एक इंसान का, हर एक यूनिट का, हर एक यूनिट का हिस्सा कैलकुलेट किया, हर एक यूनिट का हिस्सा कैलकुलेट किया। मुझे एक बात बताओ, अब हिस्सा कितना, अब यूनिट्स कितने बड़े, अब यूनिट्स कितने बड़े, अब यूनिट्स कितने बड़े? अब 6 यूनिट्स बड़े, 6 यूनिट्स क्या हो गए, बढ़ गए। तो उन्होंने उतना इक्वल उनके लेवल पे आने के लिए, उनके लेवल पे आने, इन 300 के लेवल पे ये तो आ तो गए, बट ये अभी तक इधर है। इनको यहाँ के लेवल पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आनी पड़ेंगे ना। कौन सी एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आएंगे सर? ये एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आएंगे और हमको टोटल करने के लिए क्या करेंगे सर? यूनिट्स इनटू पर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा सर, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ऐड हो रहा है मतलब डिविडेंड इक्वलाइजेशन में इन शॉर्ट क्या करना है, जो भी पर यूनिट का हिस्सा रहेगा इनकम का, हमको उसको लाना है या फिर देना है। पर यूनिट का हिस्सा लाना है, देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आगे खींचेंगे भी नहीं डायरेक्ट लोगों। सर ऑब्वियसली अब ये होने के बाद क्या करेंगे, सब टोटल लेंगे। क्यों? 306 यूनिट्स है, हमारी पर यूनिट कितने आ जाएगी सर? अगर आप इसको टोटल करके डिवाइड करोगे तो भी आएगी, और यहां से इसको कॉपी करोगे तो भी आएगी सर, किसी तरीके से भी कर सकते हो। उसके बाद अगले महीने में चले गए। क्यों? अप्रैल तो खत्म हो गया ना। मई, मई में क्या है सर? मई में क्या है? मई की इनकम है 34.425 जो भी है, 34.425। सर पर यूनिट कैसे कैलकुलेट किया? ये 306। सर यहाँ पे 306 लिखा क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनकम को लिख रहे हैं। लिखेंगे तो मार्क्स कट हो गए क्या? बिल्कुल नहीं। लिख लो, मैं तो बोलता हूँ लिख दो, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं कट करेगा। ठीक है, लिख भी दो, लिख दो। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना, हम चाहिए तो हम लिख लेंगे। ओके सर, ये क्या है? ये हमने क्या किया, पर यूनिट कैलकुलेट, टोटल हमें दिया था गिवन। ठीक है, ये हमको था गिवन, और हमने क्या किया, इसको यहां से पर यूनिट में कन्वर्ट किया। ओके सर। सर वापस क्या ले लिया? सब टोटल ले लिया। वो तो हमको आदत है कि जो भी आएगा जाएगा, सब टोटल ले लेंगे। सर 306 थे, ये था, और ये यहां से ये प्लस ये क्या हो गया, बढ़ गया सर। यस, ये प्लस ये होके ये बढ़ गया। ओके सर, या फिर कैसे भी कैलकुलेट करो, पर यूनिट आपका आ जाएगा। सर डिविडेंड इक्वलाइजेशन पेड ऑन रीपर्चेस। सर ऑब्वियसली आप क्या हो रहा है, यूनिट जा रहे, कितने यूनिट जा रहे? 3 जा रहे। सर पर डिविडेंड पर यूनिट ऊपर से कैलकुलेट करो ना, हिस्सा, हिस्सा जितना हिस्सा है उतना लो। सर हिस्सा कितना है? 2.1, 0.1890 हिस्सा है, कर दो मल्टीप्लाई, टोटल मार जाओ। सर होने के बाद क्या करो सर, बैलेंस बच गया ना, बैलेंस बच गया तो सब टोटल लेंगे। सब टोटल क्या बचेंगे? 306 थे, 3 गए, 300 बचे। पर यूनिट तो सेम रहेगा, टोटल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना हिस्सा कम हो गया ना। वैसे उसके बाद क्या दिया है वापिस से, जून का क्या दिया, इनकम दिया है। सो ये गिवन है तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से क्या किया, पर यूनिट कैलकुलेट किया। अब क्या बोला है, यहाँ से क्या हुआ है, टोटल बिफोर डिविडेंड, मतलब वापिस से इन्होंने तो सब टोटल कैलकुलेट किया, इसको और इसको कंसिडर करके जो भी बचाओ। यस, लेस डिविडेंड पेड। सर डिविडेंड पेड क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एट द एंड ऑफ जून 70% इज अवेलेबल इन्फॉर्मेशन वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। सर 70% डिविडेंड पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो क्या मैं यहाँ पे ये कर दूं, 102.7170 इंटू 70%, यस इंटू 70% कर दो, यहाँ पे आंसर मैच हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे तो ये क्या है, 70% इन 102.717। यस चलो, और ये क्या किया, बैलेंस कैलकुलेट किया सर।
30% करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू दबाओ कैलकुलेटर पे तो भी आंसर आ जाएगा। सर डन क्या? क्या टॉपिक था सर? सर डिविडेंड इक्वलाइजेशन का इनकम स्टेटमेंट हमने किया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल। इशू प्राइस पूछा है एट द एंड ऑफ अप्रैल। अप्रैल के एंड में इशू प्राइस क्या है सर? इशू प्राइस मतलब जिस प्राइस पे क्या हो जाएगा, ये यूनिट्स आ जाएंगे। क्या बोला है? ओपनिंग प्लस लोड लगाना है, यही से कैलकुलेट करें क्या सर? ओपनिंग क्या है? 18.75। क्या करना है? ओपनिंग एडजस्टेड प्लस 2% लोड। सर प्लस 2% में कर दूंगा यहाँ पे, यस प्लस 2% कर दिया। उसके बाद क्या बचा? एडजस्ट और डिविडेंड इक्वलाइजेशन। डिविडेंड इक्वलाइजेशन कितना आया सर? डिविडेंड इक्वलाइजेशन आया प्लस 0.0765, प्लस 0.0765 कितना आया सर? 19.2015, 19.2015। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा 4 डिजिट्स में दिखाया है, क्योंकि आपको क्या हो जाए, समझ आ जाए हमको आंसर कितने में प्रेजेंट करना है सर, 2 यूनिट्स में। यस सर, इतना ही था, इतना ही था सर। रीपर्चेस के टाइम ऑब्वियसली क्या करेंगे सर? लोड तो एग्जिट लोड क्या हो जाएगा वहां पे? लेस हो जाएगा। क्यों? कम अमाउंट मिलेगी, डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड हो जाएगा। यस यहाँ पे हमने मार्किंग की है, सो ओपनिंग को यही कंसिडर करेंगे सर। तो 18.75, 2% ही था ना, -2% प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन कितना था इनका? 0.1890, 0.189, 18.56। अब एक ध्यान दो और सुनो, यहाँ पे कंफ्यूजन होता क्यों है सर? यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, जल्दबाजी में हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे माइनस लिखा है ना सर, समझ गया। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करते टाइम माइनस लिखा है ना, तो हम यहाँ से भी माइनस करने की कोशिश करेंगे। बराबर उल्टा चल रहा है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस। दिस वॉज योर टॉपिक ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन। लास्ट बार मुझे बताओ, डिविडेंड इक्वलाइजेशन मतलब क्या? शेयर इन प्रॉफिट। क्यों? ताकि पुराने इन्वेस्टर और न्यू इन्वेस्टमेंट में भेदभाव ना हो। डिविडेंड इक्वलाइजेशन प्राइस में, इशू प्राइस रिडम्पशन प्राइस में ऐड होगा। इनकम स्टेटमेंट में इशू प्राइस इशूअर के लिए ऐड होगा। क्यों? वहां पे इनकम स्टेटमेंट में ऐड होगा। क्यों? क्योंकि इशूअर क्या करेगा? लेके आएगा और तिजोरी में डालेगा। बट जो रीपर्चेज रिडीम कर रहे हैं तो वो निकल रहे हैं, तो वो तिजोरी से लेके जाएंगे। This was your topic for dividend equalization, done in the best possible manner, in the best possible way. एग्जाम में इसके बाहर से कुछ भी आया तो मैं नाम चेंज कर दूंगा। हाँ, एक चीज आएगी जो क्वेश्चन में बोली है, क्या है? एंड में एनएवी कैलकुलेट करने बोला है सर। अगर वो आ गया और आप बोलोगे सर अपने ये एग्जाम्पल में नहीं बताया, क्वेश्चन सॉल्विंग में बताऊंगा ना, ठीक है। दिस वॉज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व। सर एग्जाम में टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस करो, आपको ये हो जाएगा पार्ट मिलती है सर। चलो टेक योर टाइम क्या है, और आगे आप अपना पढ़ाई पे लग जाओ। यस चलो।